हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, कितनी जमीन। दो बहनें थी। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था। कस्बा यानी शहर। छोटी देहात में एक किसान से ब्याही गई थी, यानी छोटी बहन की शादी एक किसान के साथ हुई थी। काफी समय से दोनों बहनों का मिलना नहीं हो पाया था। काफी समय के बाद बड़ी बहन का छोटी बहन के यहाँ आना हुआ। दोनों बहनें बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा, यानी काफी सारी बातें वो करनी शुरू हो गई। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। वह बोली, देखो हम कैसे आराम से रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाट बाट के सामान, स्वाद की खाने पीने की चीजें और फिर थिएटर, तमाशे, बाग बगीचे। मतलब वो जो शहर में रहती है तो वो अपने रहन सहन के बारे में अपनी छोटी बहन को बता रही है। छोटी बहन को ये बातें लग गई। मतलब छोटी बहन जब बड़ी बहन अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बता रही थी उसे, तो उसे वो सब ऐसा लगा जैसे वो उसको बेइज्जती महसूस करवा रही है। अपनी बातों में उसने सौदागर की जिंदगी को हे बताते हुए अपनी जिंदगी को अच्छा बताया। उसने सौदागर की जिंदगी को हे बताते हुए मतलब कि वो ऐसी जिंदगी होती है जिसमें उसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं और वो जिंदगी सबसे अच्छी होती है। अपने पति का पक्ष लेते हुए वह बोली, मैं तो अपनी जिंदगी की तुम्हारी जिंदगी से कभी भी अदला बदली ना करूं। कौन बोल रही है? छोटी बहन बोल रही है। वो कह रही है कि जैसी जिंदगी तुम जीती हो ना, तो मुझे ऐसी जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है। मुझे अगर जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिला कि मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊं, तो मुझे ऐसा कोई भी अदला बदली करने का मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं। उसका मतलब यह है कि हम नॉर्मल तरीके से जैसे रह रहे हैं और जो मिलता है हम उसे खाते हैं, जो पहनने को मिलता है उसे पहनते हैं। और तो इसका रीजन क्या बता रही है? तो क्या चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। मतलब कोई चिंता या फिक्र या कोई ऐसी टेंशन तो नहीं है हमें कि हाँ हमें किसी को कोई कर्जा देना है या हमने किसी से कुछ लेना है, तो इसलिए जो भी हमें मिलता है हम उसमें खुश रहना जानते हैं। तुम सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज वह सब हवा भी हो सकता है। जी। छोटी बहन क्या बोल रही है? बड़ी बहन को, जो शहर से आई है, वो कह रही है कि जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उनको नींद भी नहीं आती और सुख जो होता है वो तो उनके पास होता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें हमेशा यही डर सताया रहता है कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसके कारण उनका सारा पैसा नष्ट हो जाए। घर का मालिक दयानाथ ओसारे में खड़ा औरतों की यह बातें सुन रहा था। मतलब जो किसान था वो सारी बातें बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। उसने सोचा कि बात खरी है। उसने ये सोचा कि बात जो उसकी बड़ी बहन बोल रही है, जो अपने ठाट बाट बता रही है, बात तो सही है। बस मुश्किल है तो सिर्फ यही कि वह एक छोटा किसान है। उसके पास खेती की जमीन कम है। यदि उसके पास बहुत सारी जमीन हो जाए तो वह भी अपने परिवार को वे सभी सुख सुविधाएं दे सकता है जो उसकी पत्नी की बड़ी बहन भोग रही है। मतलब वो कह रहा है कि अगर मेरे पास भी जमीन और हो जाए जिससे मैं खेती और बढ़ाऊं और मेरी आमदनी भी बढ़ जाए, तो मैं भी अब सारी सुख सुविधाएं अपने पत्नी और अपने बच्चों को दे सकता हूँ। उनके गांव का जमींदार अपनी सारी जमीन बेचकर विदेश जा रहा था। उसकी करीब 300 एकड़ जमीन थी। जब जमींदार की जमीन बिकने लगी तो दयानाथ ने भी 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा पसंद करके ले लिया। जमीन के उस हिस्से में काफी बड़े बड़े पेड़ भी थे। सौदा पटने के कारण उसने वही नकद साई दे दी। मतलब जो जमीन वो लेने गया था वो जमीन उसे पसंद आ गई और उसने उसी टाइम उसका सौदा कर दिया और उसने जो पैसे देने थे वो भी दे दिए। फिर कस्बे में जाकर पक्की लिखा पढ़ी कर ली। मतलब शहर में जाकर उसने जो भी पेपरों की फॉर्मेलिटीज थी वो भी पूरी कर ली। अब दयानाथ के पास निजी जमीन थी। मीन्स अब दयानाथ के पास अपनी जमीन थी। अब दयानाथ की जिंदगी खुशहाल थी। मतलब अब वो खुश रहने लगा था। अच्छे से खाना, अच्छे से पहनना सब उसको मिल रहा था। वह अपने परिवार को सभी सुख सुविधाएं दे रहा था।
कभी कभी उसके खेतों में पड़ोसियों के मवेशी आ चढ़ते, मतलब जो पड़ोसियों के यहाँ पर पालतू पशु होते होंगे तो वो उसके खेतों में भी आ जाते थे उसकी खेती को खराब करने। दयानाथ ने विनम्रता के साथ उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, यानी उसने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, पर कुछ फायदा न हुआ। बार बार समझाने पर भी जब पड़ोसी न माने तो उसने अदालत में अर्जी दे दी। मतलब जब उसने पड़ोसियों से ये बार बार निवेदन किया कि आप अपने जो पशु हैं उनको जरा संभाल कर अपने तक ही सीमित रखिए, आप मेरे खेतों में आ जाते हैं और मेरी खेती खराब करते हैं। उसने जितना बोलना चाहा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और उसने फिर क्या किया, उनकी कंप्लेंट कर दी और एक जो अदालत है उसमें उसने अर्जी दे दी। अब उसका रिजल्ट ये हुआ, नतीजा ये हुआ कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना आ गया। अब क्या हुआ, उनको जो आस पड़ोस के जो जितने जो जानवर जिनके आते थे पड़ोसियों के, उन सब पर उसने क्या करा था, पेनल्टी उन लोगों को देनी पड़ गई थी। इसके बाद पास पड़ोस के लोग दयानाथ से ईर्ष्या और दुश्मनी रखने लगे। अब क्या हुआ, जो आस पड़ोस के लोग थे उनको अब उससे दुश्मनी और मतलब जलन होने लगी थी कि भाई इसने हमारे साथ सही नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ये जुर्माना भरना पड़ा। अब दयानाथ का अपने पड़ोसियों से मनमुटाव तथा अफसरों से मेल मिलाप रहने लगा। मतलब पड़ोसियों से तो उसकी अनबन रहने लगी और जो अफसर मतलब जो अच्छे उस पोस्ट पर रहते थे उन लोगों से ज्यादा मिलने जुलने लग गया। यहाँ तक कि उसके घर में आग लगाने तक की बातें सुनी जाने लगी। मतलब अब वो सोच रहे कि आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भड़के हुए हैं, तो कभी भी कुछ भी वो मेरे साथ या मेरे खेत में कुछ भी कर सकते हैं। यद्यपि दयानाथ के पास अब जमीन बहुत ज्यादा थी और उसकी गिनती जमींदारों में थी, क्योंकि अब वो और भी ज्यादा अमीर हो गया था और उसने और भी ज्यादा जमीनें खरीद ली थी। अन्य पड़ोसियों के कारण अब पंचों में भी उसका पहले जैसा मान सम्मान ना रहा था। अब जो पड़ोसियों के कारण अब क्या हुआ था, जो पंचायत होती है जिसके अंदर फैसले सुनाए जाते हैं गांव में, उन लोगों के साथ उसका जो उठना बैठना था वो भी बिल्कुल बंद हो गया था। एक दिन दयानाथ घर के ओसारे में बैठा था, यानी घर के बाहर वो बैठा हुआ था कि एक परदेसी किसान, मतलब कहीं बाहर से किसी जगह से कोई दूसरा किसान उसके घर आ पहुंचा। उसने कहा कि वह दरिया सतलुज के पास से आ रहा है, वहां नई बस्ती बस रही है, हर एक को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। अब वो जहां से आ रहा है, जो दरिया सतलुज के पास से वो आ रहा है, वहां एक नया मतलब गांव बस रहा है और हर एक को वहां पर जो 20 एकड़ जमीन है वो मुफ्त मिल रही है। दयानाथ परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। अब वो अपनी फैमिली को वहां उस गांव से छोड़कर नई जगह पहुंच गया। जाते ही उस बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दे दी। अब जो जमींदार थे तो उन्होंने, जो पंचायत होती है जो मतलब गांव में डिसीजन लेने पर किसी के साथ गलत हो जाए या कोई भी डिसीजन लेना होता था गांव के फैसले में, तो वो उनमें शामिल हो गया, जिससे उसको उसमें जो जमींदारों की पंचायतों में उसको भी अपनी जगह मिल गई। जमीन का पट्टा उसे सहज ही मिल गया। मिली जुली जमीन में से उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 100 एकड़ जमीन उसको दे दी गई। पंचायती चारगाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया। दयानाथ ने जरूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की, मतलब जो उसके जरूरत के लिए जो चीजें थी और इमारतें मतलब बिल्डिंग जो होती थी, अब वो इतना अमीर हो गया कि उसने ये सब भी बना लिया है। और मवेशी खरीद लिए। मवेशी में जो बाहर की और भी चीजें थी, जगहें थी, वो भी खरीद ली थी। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उसके पास चराई के लिए खुला मैदान पड़ा था। चराई मतलब जैसे अगर वो पशु भी पालता है तो उनको चारा खिलाने के लिए घास वाला मैदान भी था उसके पास। वह जितने चाहे उतने ढोर रख सकता था, जितने चाहे वो उतने ढोर मीन्स कुछ भी पालने के लिए रख सकता था। जमीन व खुशहाली बढ़ने के साथ साथ वह इस खुशहाली का आदी हो गया। अब वो इस चीज का आदी हो जाना उसको हैबिट हो गई थी कि भाई अब मेरे को मीन्स जैसे एक रिच बंदे को आदत हो जाती है ना गाड़ियों में घूमने की, अच्छा खाने की, बड़े बड़े घरों में रहने की, तो ऐसे ही उसको भी अभी आदत हो गई थी। उसे
लगने लगा कि यहाँ पर भी जमीन काफी नहीं है। अब उसे ये लगता था कि अब ये जमीन भी मेरे लिए इतनी काफी नहीं है, और अधिक होती तो और अच्छा होता। कुछ दिन बाद एक सौदागर अपने घोड़े के दाना पानी के लिए उसके घर आ ठहरा। दाना पानी इन द सेंस जो घोड़े को खाने पीने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, उससे लेने के लिए वो उसके घर पे आकर ठहर गया। सौदागर ने उसे बताया कि वह नदी के दूसरे पार से आ रहा है, वहां इतनी जमीन है कि तुम महीनों चलो तो भी पूरी ना हो। दया ने सोचा कि वही जमीन लेनी चाहिए। दयानाथ ने सौदागर से बातचीत करके यह पता लगा लिया कि उस स्थान तक पहुंचा कैसे जाए। सौदागर के जाने के बाद दयानाथ को चैन कहाँ। अब जो सौदागर उसे बताकर गया कि भाई वहां पर जमीन है और वो भी मुफ्त मिल रही है, तो वो तो बेचैन हो गया। उसको तो लगा कि भैया अब मुझे तो वहां जाना ही जाना है। उसको चैन ही नहीं आ रहा था। उसने वहां जाने के लिए अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। मतलब अब वो तैयारी पे लग गया है, वहां कैसे पहुंचा जाए। जब उसकी तैयारी पूरी हो गई तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जरा एक काम से यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम घर की देखभाल ध्यान से करना। यह कहकर एक सेवक को साथ लेकर वह चल दिया। दोनों चलते चलते एक शहर में पहुंचे। वहां से चाय के डिब्बे, मिठाई आदि उपहार की अन्य चीजें जो भी सौदागर ने बताई थी ले ली। चलते चलते 7वें दिन वे वहां पहुंचे जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी। वहां जाकर उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह ठीक ही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली थी। ये लोग उससे काम नहीं लेते थे, कपड़े के तंबू में रहते थे, शिकार करके पेट भरते थे, पशु पालकर उनका दूध निकालते। ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। दयानाथ को देखते ही वे अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। वे सब उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषी की सहायता से दयानाथ ने बताया कि वह जमीन की खातिर आया है। वे लोग बहुत प्रसन्न हुए। स्वागत करके उसे अपने डेरे में ले गए। मेहमान नवाजी हुई। दयानाथ ने भी अपने नौकर से कहकर गाड़ी में से भेंट के लिए लाई गई वस्तु निकलवाई। भेंट की वस्तुएं पाकर कोल बहुत प्रसन्न हुआ। कोल मतलब जिस जगह पर वो आया है वहां का जो हेड होता है उसको उसने जो ये सारे गिफ्ट दिए हैं वो बहुत उसको लेकर बहुत खुश हुआ है। दुभाषी ने कहा कि ये लोग आपके आने से बहुत प्रसन्न हैं। दुभाषी मीन्स जो एक मैसेंजर होता है, जो सरदार के जो जैसे एक सेक्रेटरी की तरह होता है, वो कह रहा है कि आपके यहाँ पर आने पर वह बहुत प्रसन्न है। ये पूछ रहे हैं कि अपनी पसंद बताइए, उसी चीज से आपकी खातिर करेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो भेंट लेके आए हैं उसने उनको दे भी दिया तो इससे वो बहुत प्रसन्न है। वो पूछ रहे हैं कि आप जो यहाँ पर आए हैं तो वो किस रीजन से आए हैं, उसी तरीके से आपसे बात की जाएगी। दयानाथ ने जवाब दिया कि वह चीज जमीन है। इसी बीच एक आदमी बड़ी सी रोएदार टोपी पहने वहां पहुंचा। वह उनका सरदार लग रहा था क्योंकि सभी चुप होकर खड़े हो गए थे। दयानाथ ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया ओवरकोट निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और बहुत सी चीजें उसे भेंट दी। सरदार ने प्रेम पूर्वक भेंट स्वीकार की। इसके पश्चात दयानाथ की तरफ देखकर बोला, मेरे इन भाइयों ने जो कहा ठीक ही कहा। तुम जो चाहे जमीन चुन लो, हमारे यहाँ जमीन की कमी नहीं है। दयानाथ ने पूछा, जमीन किस भाव मिलेगी? मतलब जमीन का जो रेट है वो किस तरह से लगेगा? हमारा तो एक ही भाव है, एक दिन के 1000 रुपए। दयानाथ समझा नहीं। उसने पूछा, दिन का क्या हिसाब है? यह कैसा हिसाब है? बताइए कितने एकड़? मतलब जो जमीन होती है या तो फुट के हिसाब से, गज के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से जो बेची जाती है, तो वो कह रहा है कि किस हिसाब से मिलेगी, आप वो मुझे बताओ। तो जो सरदार है वो बोला, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें गिनना गिनाना नहीं आता, हम तो दिन के हिसाब से जमीन बेचते हैं। तुम एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन नाप डालो उतनी तुम्हारी है। दयानाथ खुश होकर बोला, एक दिन में तो बहुत सारी जमीन पर अधिकार किया जा सकता है। सरदार ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी। केवल एक शर्त है कि अगर तुम उसी दिन उसी जगह न आ पाए जहां से चले थे तो कीमत जब्त कर ली जाएगी। मतलब जहां से उनकी जो वो शर्त बता रहे हैं कि जहां से तुम शुरू होगे चलना,
और उसी दिन उसी वक्त वहां पर जो वो टाइम है उस टाइम के अंदर ही तुम्हें उस जगह वापस आना होगा, तो ही वो जमीन तुम्हारी होगी। वरना जो 1000 रुपए एक दिन का है वो भी आपको नहीं वापस मिलेगा, वो भी जब्त कर लिया जाएगा। रात को दयानाथ अपने बिस्तर पर लेटा, पर कोशिश करके भी उसे नींद नहीं आई। वह रह रहकर यही सोच रहा था कि एक दिन में वह कितनी जमीन नाप लेगा। दयानाथ सवेरे जल्दी उठा और गाड़ी में सोते हुए अपने सेवक को उठाया, जो हेल्पर लेकर आया था ना साथ, उसको गाड़ी में जो वो सो रहा था उसे भी जाकर उसने उठाया। उसे गाड़ी तैयार करने को कहा तथा स्वयं कोल लोगों को जो कोल लोग थे ना वहां के, उनको भी उसने उठा दिया जाकर और उन्हें भी बुलाने के लिए चल दिया। वहां जाकर बोला, चलो अब जमीन नापने का काम किया जाए। सभी कोल इकट्ठे हो गए, सरदार भी आ गया। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की तथा दयानाथ को भी चाय पीने को कहा। चाय पीने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए दयानाथ ने कहा, हमें चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया है। एक टेकड़ी पर पहुंचकर सरदार ने कहा, यहाँ से जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वह सारी जमीन हमारी है। इसमें से तुम किसी भी तरफ कितनी ही जमीन ले सकते हो। जमीन देखकर दया की आंख में चमक आ गई। सरदार ने अपनी टोपी उतारकर एक स्थान पर रख दी और कहा, यहाँ से तुम्हारी जमीन आरंभ। तुम यहाँ से चलो और सूरज ढलने से पहले यहाँ आ जाओ। जितनी जमीन तुम चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। दयानाथ ने रुपए निकाले और गिन कर टोपी पर रख दिए। इसके बाद उसने अपना कोट भी उतार दिया। अंगोछे में रोटी रखी, पानी रखा और एक फावड़ा लेकर चलने के लिए तैयार हो गया। अंगोछा होता है एक तरीके का टॉवल, और उसी में उसने रोटी को अच्छे से बांध लिया, पानी भी रख लिया उसी में बांधकर, एक फावड़ा यानी जिसे मिट्टी को खोदेगा वो भी ले लिया है और अपने कंधे पर टांग कर अब वो चल दिया है। फिर उसने दिशा का निश्चय किया, मतलब वो किस साइड जाएगा, कहां से शुरुआत करेगा, और उस दिशा की ओर चल दिया। करीब 1000 मीटर चलने पर वह ठहरा और गड्ढा करके उस पर घास चीन दी। मतलब जब वो 1000 मीटर चल दिया तो उसने क्या किया, थोड़ा सा गड्ढा किया और उसमें घास लगाई और उसको दबा दिया। मतलब ये उसका साइन है कि मैंने यहाँ तक की जमीन नापी है, अब इससे शुरुआत कर रहा है। इस घास को वह दूर से भी देख सकता था। अब वह अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव कर रहा था। उसने चाल तेज कर दी और अब एक दूसरा गड्ढा खोदकर उसमें भी ऊंचा करके घास चीन दी। मतलब उसको भी अच्छे से खोदकर और थोड़ी सी मिट्टी ज्यादा करके उसने थोड़ी ऊंची घास उसमें भी दबा दी ताकि ये भी साइन बन जाए। अब उसने पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेढ़ी चमक रही थी। वहां पर आदमी खड़े थे। लगभग 5 किलोमीटर दूर वह आ गया था। धूप में गर्मी बढ़ती जा रही थी। बास्केट उतार कर उसने कंधे पर डाल ली। बास्केट मतलब जो जैकेट टाइप जो वो पहनते हैं किसान लोग, उसने उसको उतार दिया है क्योंकि गर्मी बहुत है, और उसने उसे अपने कंधे पे डाल लिया। अब वह फिर चल दिया। अब उसे भूख भी लग रही थी, इसीलिए उसने कुछ खाया पिया। एक पहर बीत गया था, मतलब सुबह का जो समय था और जो दोपहर का समय था वो खत्म हो गया था। पर दिन में तो 4 पहर होते हैं, मतलब अब वो जो 12 बजे के बाद से जो दोपहर का जो पीरियड होता है वो शुरू हो चुका है। तो वो कह रहा है यानी 4 बजे तक, 12 से 4 बजे के बीच जो 4 पहर होती है। सोचा अभी 5 किलोमीटर और चल सकता हूँ, तभी दूसरी दिशा में चलूंगा। कैसी बढ़िया जगह है। वह जितना आगे चलता और अच्छी जमीन देखकर उसका लालच बढ़ता जाता। अब उसे टेकड़ी दिखाई देनी बंद हो गई थी क्योंकि वो काफी दूर आ गया था। दयानाथ ने सोचा अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। पसीना बह रहा था, उसे प्यास भी बहुत बुरी तरह लग रही थी। यहाँ ठहरकर उसने गड्ढा खोदकर घास चीन दी। यहाँ पर भी क्या करा, साइन बना दिया। थोड़ा गड्ढा किया और घास लगाई और मिट्टी से दबा दिया। यानी एक तरह से जैसे वो कहते हैं घास को बोना, जैसे पौधा लगाते हैं वैसे उसने घास लगा दी। इसके बाद उसने पानी पिया। फिर वह बाई ओर मुड़ गया। वह चलता गया। घास ऊंची थी, गर्मी लगातार बढ़ रही थी। मतलब जो जमीन थी उस जमीन पे घास भी लंबी लंबी उगी हुई थी और दोपहर हो रही थी।
उसने सोचा अब थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया। उसने रोटी निकालकर खाई, कुछ पानी पिया, लालच के कारण लेटा नहीं। थकान तो हो रही थी। उसने सोचा कहीं नींद ना आ जाए। मतलब उसने सोचा कि अगर मैं बैठ गया और अगर मेरी आंख झपकी और मुझे नींद आ गई तो सारा जो भी मैंने अभी तक करा है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद उसने चलना आरंभ किया। पहले तो चलना आसान लगा, उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तेज हो गई थी। आंखों में भी थकान के कारण नींद भरने लगी थी। फिर भी वह चलता ही गया। इस तरफ भी उसने काफी जमीन को नाप लिया। वह फिर बाईं तरफ मुड़ने वाला था कि उसे आगे की जमीन और अधिक उपजाऊ लगी। वह सोचने लगा कि इतनी उपजाऊ जमीन को छोड़ना मूर्खता होगी। उसने उसे भी नाप डाला। आगे जाकर फिर जमीन पर निशान बना दिया। फिर वह दूसरी तरफ मुड़ गया। वह बुरी तरह से थक गया था। सूरज भी ढल रहा था, मतलब अब शाम होने वाली थी। दया तीसरी दिशा में अभी मुश्किल से 3 किलोमीटर ही चल पाया था। मंजिल प्राप्त करने में अभी वह 15 किलोमीटर दूर था। इसीलिए उसने सोचा कि मेरी जमीन एक बाजू छोटी रह जाएगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए अब मुझे सीधी लकीर में आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो मंजिल पर लौटना कठिन हो जाएगा। अरे मैं तो 1000 रुपए में पहले ही काफी जमीन नाप चुका हूँ। यह सोचकर दयानाथ ने वहां पर एक गड्ढा खोदकर निशान बना दिया और टेकड़ी की तरफ मुड़कर उसकी सीध में चल दिया। वह बुरी तरह से थक चुका था। उसे चलना मुश्किल हो रहा था। तेज चलने की कोशिश में उसने जूते पहले ही उतार दिए थे। पाँव में छाले पड़ गए थे। जगह जगह से पाँव छिल गए थे। उसकी टांगें बुरी तरह थक रही थी। सूरज छिपने से पहले उसे टेकड़ी तक पहुंचना था। सूरज तो अपनी गति से चलता है। सूरज किसी के लिए नहीं रुकता। वह किसी के इंतजार में रुकता तो है नहीं। सूरज लगातार ढल रहा था। दयानाथ पूरा जोर लगाकर चलने लगा। वह मंजिल से अभी बहुत दूर था। उसने कंधे से उतार कर बास्केट भी फेंक दी। जो जैकेट पहनी हुई थी, जो कंधे पे लगाई हुई थी, उसने उसको भी फेंक दिया। हाथ लिए जूते और टोपी को भी फेंक दिया। अब केवल फावड़ा ही उसके पास रह गया था। उसे चिंता सताने लगी कि सूरज छिपने से पहले वह अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे। यह सोचकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। वह पसीने पसीने हो रहा था, मुंह सूख रहा था, पर उसके पास भागकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं था। उसकी टांगें बिल्कुल जवाब दे रही थी। उसे डर था कि वह कहीं टेकड़ी तक पहुंचने से पहले ही थक कर गिर न जाए। वह रुक नहीं सकता था। इतनी मेहनत करके भी अगर रुका तो सभी व्यर्थ हो जाएगा। यह सोचकर उसने दौड़ना ना छोड़ा। वह दौड़ता ही रहा। अब उसे कोलों की आवाज सुनाई दे रही थी। कोलो मीन्स जहाँ से वो शुरू हुआ था चलना। अब उनकी आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थी। वे जोर जोर से उसे बुला रहे थे। सूरज छिपते छिपते धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह बहुत बड़ा और वे जोर जोर से उसे बुला रहे थे। सूरज छिपते छिपते धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह बहुत बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। अब डूबा तब डूबा ऐसा प्रतीत हो रहा था। सूरज बिल्कुल डूबने को था। दयानाथ अपनी मंजिल के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। टेकड़ी पर खड़े लोग हाथ हिलाकर उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अब तो उसे जमीन पर रखी हुई वह टोपी भी दिखाई देने लगी थी। वहां पर बैठा सरदार भी दिखाई दिया। सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे। दयानाथ ने कातर निगाहों से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती से लग चुका था। मतलब धरती से लगना मतलब पूरा जैसे संध्या हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। उसका कुछ हिस्सा डूब चुका था। वह अपनी सारी शक्ति समेट कर आगे बढ़ा। टेकड़ी पर पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो गया था। उसके मुंह से एक बहुत तेज चीख निकल पड़ी। वह बोल पड़ा, हे भगवान, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। यह सोचकर वह रुकने लगा, पर उससे सुनाई दिया कि कोल लोग उसे पुकार रहे हैं, उसे बुला रहे हैं। अचानक उसे याद आया कि कोल लोग ऊंचाई पर खड़े हैं और उन्हें सूरज अभी भी दिखाई दे रहा होगा। शायद सूरज अभी छिपा नहीं होगा। मैं यहाँ नीचाई पर हूँ, इसीलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यह सोचकर उसने गहरी लंबी सांस ली और टेकड़ी की ओर मजबूरी वश आंखें बंद करके दौड़ पड़ा। टेकड़ी के पास पहुंचकर उसकी टांगों ने जवाब दे दिया।
वह मुंह के बल जा गिरा। गिरते गिरते उसके हाथ टोपी तक पहुंचे। बहुत खूब, सरदार बोल उठा। देखो उसने कितनी जमीन ले ली है। दयानाथ का नौकर दौड़ा दौड़ा अपने मालिक के पास आया। उसने अपने मालिक को उठाया। जैसे ही उसने अपने मालिक को सीधा किया, उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके मालिक के मुंह से लगातार खून निकल रहा था। दयानाथ मर चुका था। नौकर ने फावड़ा लिया और कब्र खोदी। अपने मालिक दयानाथ को उसमें लटा दिया। उनके साथ ही वह फावड़ा भी रख दिया। सिर से पांव तक केवल 2 गज जमीन में वह पूरा आ गया। बच्चों, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा, क्या समझा? ये स्टोरी से इंसान को अपनी जिंदगी बिताने के लिए और खुश रहने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है और उसकी क्या लिमिट है। मतलब लालच की कोई लिमिट ही नहीं है। जो लालची लोग होते हैं, जिनके पास पैसा आता है, शायद मुझे लगता है कि वो सोचते हैं कि हमें और भी ज्यादा चाहिए। वो उस चीज से कभी खुश रहते ही नहीं है। और जो जितना होता है जिसके पास, अगर वो उसमें खुश नहीं रहता तो अपनी जिंदगी में वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, चाहे उसके पास लाखों हो, करोड़ों हो, अरबों हो। क्योंकि लालच का जो रिजल्ट था वो आपके सामने ही है। कितना कुछ उसने किया, इतनी मेहनत करी और इतना लालच में डूब गया कि उसे इतनी खबर नहीं हुई कि वो जो कर रहा है उसे उसकी जिंदगी अगर बचेगी तभी तो वो सब चीज सुख सुविधा को भोगेगा, तभी तो वो, जब तक उसकी जिंदगी रहेगी तभी तो इन सब चीजों को वो यूज करेगा। जब जिंदगी ही नहीं रही उसके पास तो उसको मिला क्या? 2 गज जमीन ही मिली। क्योंकि इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो कुछ लेके नहीं जाता, सिर्फ इतनी ही जगह के अंदर उसे अपना सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। अच्छा बच्चों, लालच बुरी बला है। जो है, जितना है, जैसा है, उसमें खुश रहना सबसे अच्छी बात है। ओके बच्चों, ये चैप्टर मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। आशा करती हूँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, आपको समझ आया हो। और मेरे चैनल पे जो भी नया आता है प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिससे आप मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपने मुझसे डिस्कस करने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।